ईरान, यमन और सोशल मीडिया पर फैली साजिश संबंधी चर्चाओं के बीच हाल ही में एक विवादित घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। तेहरान में 1989 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित बड़े जनसमूह में प्रदर्शनकारियों ने सींग वाले पुतलों को जलाया। कुछ वीडियो और तस्वीरों में इन पुतलों को बाल के रूप में दिखाया गया, जिसे प्राचीन मिथकों में एक देवता के रूप में जाना जाता है। सोशल मीडिया पर इन दृश्यों को अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कथित अपराधों और तथाकथित सैटेनिक गतिविधियों से जोड़ते हुए वायरल किया गया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तीखा बयान जारी किया। हूती समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नेतन्याहू की एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें उन्हें बाल के रूप में चित्रित किया गया था और साथ में नेक्स्ट यानी कि अगला लिखा गया। इसे सीधे तौर पर धमकी या चेतावनी के रूप में देखा गया। हूती आंदोलन, जिसे आधिकारिक रूप से अंसर अल्लाह कहा जाता है, पहले भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कड़े बयान देता रहा है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में हाल ही में सार्वजनिक किए गए एप्स्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं। इन कथित फाइलों में एक ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया जिसमें एक खाते का नाम बाल दर्ज था। इसी संदर्भ को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए गए। यह किसी गुप्त या तांत्रिक प्रतीकवाद से जुड़ा संकेत है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि बाल शब्द एक साधारण टाइपिंग त्रुटि या कोड नेम भी हो सकता है, जिसे साजिश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ईरान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चेहरों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहसिन रिजाई ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोलते हुए पश्चिमी शक्तियों की नीतियों की आलोचना की। तेहरान में आयोजित रैलियों के दौरान अमेरिका और इजराइल विरोधी नारों के बीच पुतला दहन की घटनाएं हुई, जिन्हें कुछ लोगों ने धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा। वही विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं अक्सर राजनीतिक संदेश देने के लिए प्रतीकों का उपयोग करती हैं। बाल जैसे प्राचीन नामों को आधुनिक राजनीतिक विरोध के साथ जोड़ना एक भावनात्मक और सांस्कृतिक रणनीति हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही कई व्याख्याएं ठोस साक्ष्यों के बिना ही व्यापक रूप से साझा की जा रही हैं। कुल मिलाकर यह मामला राजनीतिक विरोध, धार्मिक प्रतीकात्मक और ऑनलाइन साजिश सिद्धांतों के मिश्रण का उदाहरण बन गया है। जहां एक तरफ कुछ लोग इसे गंभीर वैचारिक संघर्ष के रूप में देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई पर्यवेक्षक इसे अतिरंजित और अपुष्ट दावों पर आधारित मानते हैं। फिलहाल बाल संदर्भ को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है और यह बहस सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक मंचों पर भी जारी है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम में। अमेरिका और ईरान के बीच जहां एक तरफ ओमान में वार्ता के दूसरे चरण की जो है वो इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी मैक्सिमम प्रेशर नीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत या फिर कहें दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड को ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी है ईरान को, माफ कीजिएगा, ईरान के खिलाफ ऐसा इस्तेमाल करने की अमेरिका को कि उसको दो विमान वाहक युद्धपोतों का सहारा लेना पड़ रहा है? ये जो है वो तमाम बातें हम जानेंगे और ईरान इस समय किस तरीके से बढ़त बनाए हुए है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी इमरान खान। दिन दुनिया शो में आप इनको अक्सर देखते हैं और जो है इमरान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जी किस तरीके से, सबसे पहले तो जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो आमतौर पर एक ही विमान वाहक युद्धपोत तैयार करता है और उसके साथ साथ में या फिर उसकी डिप्लॉयमेंट करता है। लेकिन ईरान के मामले में यहाँ पर दो जहाजों को भेजा गया है, दो विमान वाहक युद्धपोतों को भेजा गया है। क्या कारण इसका है? देखिए मैंक, इसको प्रेसिडेंट ट्रंप की मैक्सिमम दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर, जो उनका तरीकाकार है काम करने का, उसके तौर पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल। पहले अभी जैसे ही तनाव बढ़ा अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा भेज रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन,
बड़े जोश और खरोश के साथ वो बीड़ा चल पड़ा, फारस की खाड़ी पर पहुंच गया, ईरान के समंदर के नजदीक पहुंच गया, और जो पश्चिमी मीडिया था उसमें ये रिपोर्ट्स आने लगी कि वो कैसा है, कितना ताकतवर है, और इस बार ईरान का काम तमाम हो जाएगा, और इस बार ईरान इसके वार से बच नहीं पाएगा। इस तरह की तमाम चीजें हुई, लेकिन आखिर में क्या निकला इसका कि भाई ईरान को बात करना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए। ईरान ने भी कहा ठीक है, अगर बातचीत का दरवाजा खुला है तो उनकी तो नीति ही है, और उन्होंने उसको हमेशा बना के रखा है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। वो हर बार कहते हैं कि आपको मुकाबला करना है तो आइए, हम तैयार हैं मुकाबले के लिए, लेकिन अगर बातचीत की रणनीति है आपकी और बातचीत के दरवाजे खुले तो भी हम तैयार हैं। तो जो आपने जिक्र किया कि इतना बड़ा जंगी बेड़ा पहले आया था और अब दूसरा आ रहा है, तो ये उसी दबाव बनाने की रणनीति का दूसरा हिस्सा हो सकता है। एक तरफ से आपने दबाव बनाया तो ईरान को बातचीत की टेबल पर ले आए, जैसा कि आप दावा करते हैं। दूसरी तरफ आप अपना दूसरा जंगी बेड़ा, जिसका नाम आपने क्या बताया, हमारे दर्शकों को फिर से बताइए। बिल्कुल, यूएसएस आर गेराल्ड। जी, यूएसएस आर गेराल्ड ये लेकर आ रहे हैं, यूएसएस आर गेराल्ड। और इसका मतलब ये है कि हो सकता है ईरान को एक बार फिर से प्रेशर में लाने की कोशिश हो, जैसी कि ट्रंप की रणनीति है कि भाई आप मिसाइल प्रोग्राम पर क्यों नहीं बात करना चाहते, आप प्रॉक्सीज पर क्यों नहीं बात करना चाहते। जैसे ईरान ने इस बातचीत के शुरू होने से पहले ही साफ कह दिया था, अमेरिका ने 4 शर्तें रखी थी, ईरान ने कहा कि हम आपकी एक भी शर्त नहीं मानेंगे, एक सूत्री कार्यक्रम पे बात होगी, और वो है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसमें भी हम देखेंगे कि कितने स्तर तक, किस सीमा तक हम उसको कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, वो बातचीत में तय होगा। इसके अलावा आज भी वो यही बात कह रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने फिर दोहराया है कि कोई भी ऐसी बात जिसको हम नहीं चाहते या शुरू से हम इनकार करते रहे, उस पर नहीं हम बात करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो हो सकता है दूसरा जंगी बेड़ा इसी की एक बानगी हो, ताकि बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक कहने का मौका मिल जाए कि देखिए हमने ईरान को फिर से, अगर कोई और शर्त पे बातचीत के लिए, देखिए कूटनीति में क्या होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं और उसको एक दूसरे को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, फिर बाकी पार्टीज भी उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, वो समझाती हैं। तो हो सकता है आगे चलकर ईरान किसी एक आध और शर्त पर बात करने को तैयार हो जाए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कहने के लिए, दुनिया को बताने के लिए हो जाएगा कि देखिए हमने जब दूसरी ताकत, क्योंकि उन्हें भी अपने देश की जनता को और दुनिया को जवाब देना है। अमेरिका बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी दिक्कत बड़ी ताकत के साथ ये होती है कि अगर वो कहीं भी कमजोर पड़ता दिखेगा तो दुनिया में उसकी थू थू हो जानी है।